हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम क्लास 9 का फिजिक्स का लेसन 1 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कि क्लास 9 के फिजिक्स का लेसन 1 में क्या है, और वह है चैप्टर है मोशन। तो स्टूडेंट्स जैसा कि इस चैप्टर में हम देखते हैं कि वर्ड है मोशन। जैसे ही हम मोशन वर्ड का यूज करते हैं तो हमारे सेंस में, हमारे दिमाग में कुछ ऐसी वस्तुओं का बोध होता है, एक्सपीरियंस हम लोग ऐसा करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इसी के बारे में जानना है, क्योंकि मोशन, जब हम मोशन वर्ड बोलते हैं तो लगता है कि कुछ चीजें चल रही होती हैं। जैसे हम कहते हैं क्या आसमान में पक्षी उड़ रहा है, सड़क पर जो है व्हीकल्स जो है मूव कर रहा है, कारें दौड़ रही है, बाइक्स दौड़ रहे हैं। इस तरह से हम क्या देखते हैं कि कोई भी एनिमल्स मूव कर रहा है, या हम लोग मूव कर रहे हैं, या कुछ चलते फिरते चीजों का आभास हो जाता है। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हम ऐसी ही चीजों के बारे में जानेंगे कि मोशन क्या है, किस तरह से इसको हम डिफाइन करेंगे, और इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें इसमें हम जानेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसका जानते हैं कि मोशन क्या है। यानी कहने का मतलब है, जब तक हम मोशन तब कहेंगे जब किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट में या ऑब्जेक्ट का स्थान में परिवर्तन होता है। यानी अगर हम यहां खड़े हैं और थोड़ी देर हम आगे बढ़ जाते हैं तो टाइम के साथ हमारा जो है वह स्थान में परिवर्तन हो जाता है, तो कहते हैं कि वह मोशन में है। मोशन भी कई तरह का होता है। तो जैसे पहले हम कहते हैं कि मोशन में कितने तरह का मोशन होता है, तो सबसे पहले मोशन से हम देखेंगे कि मोशन क्या है। टाइप्स ऑफ मोशन में, तो स्टूडेंट्स टाइप ऑफ मोशन में हम कितने तरह का मोशन पढ़ेंगे, आइए देखते हैं किस तरह का मोशन होता है। टाइप्स ऑफ मोशन, तो टाइप्स ऑफ मोशन में सबसे पहले स्टूडेंट्स हम पहला देखते हैं तो वह होता है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स रेक्टिलिनियर, देखिए गति, रेक्टिलिनियर मोशन। यानी कहने का मतलब है स्टूडेंट्स की रेक्टिलिनियर मोशन का अर्थ हुआ कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में, एक सीधी रेखा में गमन करता है, यानी सीधी रेखा में मूव करता है, तो ऐसे गति यानी मोशन को हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं स्टूडेंट्स। ऐसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट हमारा यहां है और वह पूरे स्ट्रेट लाइन में मूव करता जा रहा है, और टाइम के साथ वह ए से लेकर बी तक पहुंच जाता है, तो ऐसे मोशन को हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे, अर्थात मूवमेंट इन स्ट्रेट लाइन। यानी कह सकते हैं कि ए बॉडी इज सेड टू बी, आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, ए बॉडी इज सेड टू बी, ए बॉडी इज सेड टू बी इन, a body is said to be in rectilinear motion when it moves in straight line। कहने का अर्थ है स्टूडेंट्स कि जब वह स्ट्रेट लाइन में अगर मूव कर रहा है या स्ट्रेट पाथ में वो अगर मूव कर रहा है, तो ऐसे रेक्टिलिनियर मोशन को कहने का अर्थ है कि मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ ए पर था और वह मूव करते हुए बी पर पहुंच गया। कहने का अर्थ है ये एक स्ट्रेट लाइन में वो मूव करता जा रहा है। जब इस तरह का मूवमेंट होता है स्टूडेंट्स, तो हम लोग इस तरह के मूवमेंट्स को हम लोग क्या कहेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन है। इस तरह का मोशन रेक्टिलिनियर मोशन कहलाता है। सेकंड में आपका आता है स्टूडेंट्स, इसका दूसरा भाग है कि सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, कभी कभी व्हीकल्स आप जानते हैं कि सड़क पर कभी कभी एक जैसा रास्ता होता नहीं है, पाथ तो एक जैसा होता नहीं है। कभी कभी हम लोग हाईवे पर चलते हैं तो स्ट्रेट लाइन में चलते हैं,
लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमें टर्न लेना होता है, कभी तो होता है कि हमें एक सर्कुलर पाथ में जाना होता है। माने इस तरह का कई तरह का मोशन हो सकता है। इसमें पहला मोशन जैसे रेक्टिलिनियर मोशन हुआ कि वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो सेकंड है हमारा रेक्टिलिनियर के बाद सेकंड मोशन होता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, तो स्टूडेंट्स इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? कहने का मतलब है इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे आप देखिए कि अगर ये सर्कुलर, आप जैसे कहते हैं कि रेस ट्रैक होता है, जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स की रेस ट्रैक होता है जहां एक सर्कुलर पाथ बनाया जाता है, उसमें दौड़ लगाया जाता है। तो ऐसे में जब कोई भी ऑब्जेक्ट मान लीजिए कि यहां से ए से स्टार्ट करता है और फिर यह अगर इस तरह के पाथ में मूव करता है, तो इस तरह के मूवमेंट को हम लोग कौन सा मूवमेंट कहेंगे? सर्कुलर मोशन कहेंगे। सर्कुलर मोशन है, यानी ए बॉडी इज सेड टू बी, ए बॉडी इज said to be in circular motion when it moves in circular path। यानी कहने का स्टूडेंट, कहने का अर्थ है कि वो जब एक सर्कल के पाथ में, यानी सर्कल जैसे आकार में ऐसे मूव कर रहा है, तो ऐसे मोशन को हम लोग सर्कुलर मोशन कहेंगे। अगर वह सर्कल में मूव करता हुआ है तो कहेंगे when it moves in circular motion its body is said to be। अगर फिर यह यहां से यहां तक आता है तो बाद में हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, लेकिन अगर मूव करते हुए वह सर्कुलर पाथ में कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो इस तरह से कहेंगे कि ये बॉडी इज सेड टू बी इन सर्कुलर मोशन। सर्कुलर का मतलब ही होता है स्टूडेंट्स कि ये सर्कल जो है वह सर्कुलर का मतलब ही होता है कि वृत्ताकार पथ है, यानी ये वृत्ताकार पथ में मूव करता जा रहा है। इस तरह के अगर मोशन होता है तो इसको हम लोग सर्कुलर मोशन कहेंगे। उसके बाद तीसरा मोशन के बारे में जब हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स, एक होता है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन का मतलब होता है कि आप देखे होंगे कि पेंडुलम वाला घड़ी आप देखे हैं। पेंडुलम घड़ी में एक पेंडुलम होता है जो एक मेन पोजीशन से कभी एक तरफ कभी इस तरफ आता जाता है। कहने का मतलब इस तरह का आप देखे होंगे कि घड़ी में उसका मेन पोजीशन स्टूडेंट्स ये होता है। तो क्या होता है इस पेंडुलम में, कभी वो यहां पर से खिसक कर यहां आता है, फिर घूमकर यहां से मेन पोजीशन में आता है और फिर मेन पोजीशन से इस जगह पर जाता है। यानी ए अगर इसका मेन पोजीशन है तो वो बी तक आता है, फिर वो रिपीटेबिलिटी जो है बी से वो ए पर आता है और ए से फिर वो सी पर आता है। इस तरह से पेंडुलम वाले में हम देखते हैं कि घड़ी का जो पेंडुलम होता है वह इसी तरह से मूव करता है। एक बार वह इधर आया, फिर वह मेन पोजीशन पर आता है, ये इसका मेन पोजीशन है, ए इसका मेन पोजीशन है और यहां पर ये पेंडुलम ऐसे लटका हुआ है। फिर ये एक बार इधर आता है, फिर वो मेन पोजीशन पर जाता है और फिर वो सी पर, यानी कि फिर वो दूसरे तरफ जो है ऑसिलेट कर जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह का जो मोशन होता है इसको हम लोग कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। तो आइए हम लोग देखते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं क्या कि ऑसिलेटरी मोशन में क्या है, किस कंडीशन में हम लोग कहते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि अभी क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं इस तरह के मोशन को हम लोग टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहां पर क्या है, ए बॉडी इज सेड टू बी, यहां भी हम लिखेंगे ए बॉडी इज सेड टू बी, ए बॉडी इज सेड टू बी इन ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। A body is said to be in oscillatory motion when it moves to and fro. When it moves
to and fro, to and fro, to and fro, which it moves in to and fro repeatedly. रिपीट यानी कि लगातार रिपीट होता है, रिपीटेडली, रिपीटेडली, repeatedly from its mean position, from its mean position, from its mean position. तो स्टूडेंट्स ये मीन पोजीशन का मतलब हो गया कि ये जो हमारा पोजीशन है, इस पोजीशन से वो टू एंड फ्रो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि फ्रॉम इट्स टू एंड फ्रो, सॉरी टू एंड फ्रो है स्टूडेंट्स, टू एंड फ्रो, फ्रॉम इट्स, फ्रॉम टू एंड फ्रो रिपीटेडली फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, यानी कि मतलब लगातार जो है वो ऑसिलेट होता रहता है। तो ऐसे को हम लोग ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स रेक्टिलिनियर में एक ही एल होगा। तो स्टूडेंट्स स्ट्रेट लाइन में जब स्ट्रेट होता है, ए बड़ी सेड टू बी इन रेक्टिलिनियर मोशन, फिर हमारा ये सर्कुलर मोशन हुआ, थर्ड इसका ऑसिलेटरी मोशन हुआ। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये मोशन का टाइप्स हो गया आपका कि किस तरह से बॉडी मूव्स करता है। यानी कि एक बार जो है बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उसको हम लोग कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन। और दूसरा जब वह सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो सर्कुलर मोशन। और उसके बाद तीसरा है ऑसिलेटरी मोशन। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोग इसके टाइप्स को पढ़ लिए कि हमारा टाइप्स जो है मोशन का हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स इस टाइप्स के बाद अब हम लोग देखते हैं कि इसका दूसरा कंडीशन क्या होता है, किस कंडीशन में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में कहते हैं। इसका पहला हमारा जो है टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन हो गया, टाइप्स ऑफ मोशन हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि रेस्ट के बारे में, कि रेस्ट क्या है और मोशन क्या है। तो स्टूडेंट्स आइए इसके बारे में जानते हैं कि किस कंडीशन में हम कोई भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में कहेंगे और किस कंडीशन में कोई भी ऑब्जेक्ट को हम मोशन में कहते हैं। कहने का अर्थ है ऐसा है कि फिजिक्स में हम लोग इस तरह की क्वांटिटीज यानी इस तरह के टर्म्स को पढ़ते हैं कि कब हम किस कंडीशन में कोई भी ऑब्जेक्ट को कहेंगे कि ये रेस्ट में है। अब कहने का अर्थ है कि हम यहां खड़े हैं और हम यहां खड़े हैं, अभी भी खड़े हैं, 2 मिनट के बाद भी यहीं पर खड़े हैं। इसका मतलब है कि समय तो भागता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, लेकिन हमारा पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। तो स्टूडेंट्स हम जाके वहीं पर खड़े हैं, यानी हमारा जो है पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब कहेंगे कि हम रेस्ट में हैं। उसी तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कहीं पर अगर रखा हुआ है या फिर वह एक जगह पर है और समय के साथ उसमें कोई भी बदलाव नहीं आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम कहते हैं कि दैट ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, यानी वो जो है आपका रेस्ट में है, यानी कि वो रेस्ट की अवस्था में है। तो स्टूडेंट्स रेस्ट क्या है, पहले इसके बारे में, रेस्ट और मोशन। यानी रेस्ट हम किसको डिफाइन करेंगे कि रेस्ट क्या होता है। यानी कहने का मतलब है ए बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि समय के साथ जब उसका स्थान परिवर्तन नहीं होता है, तो ऐसे कंडीशन में हम कहते हैं कि बॉडी इज एट रेस्ट, यानी कि विराम की अवस्था में वो है। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, तो ए बॉडी इज सेड टू बी, ए बॉडी इज said to be at rest, said to be at rest when its position does not change, does not change with respect with time, यानी कि समय के साथ उसका बदलाव नहीं होता है। when does not change with time,
with respect to with time with यानी कि कहने का मतलब है with respect to an observer with respect to an observer with respect to an observer to an observer कहने का अर्थ है a body is said to be at rest when its position doesn't change with time with respect to an observer। तो स्टूडेंट सबसे पहले एक बात यहां पर बहुत आवश्यक है कि ये ऑब्जर्वर के पर डिपेंड करता है। कोई भी वस्तु एक ही टाइम में दोनों ही कंडीशन में हो सकता है, वह रेस्ट में भी हो सकता है और वो मोशन में भी हो सकता है। यानी कहने का अर्थ है ये दोनों ही कंडीशन में कब हो सकता है, जब उसको देखने वाला ऑब्जर्वर अलग अलग आदमी हो, अलग अलग ऑब्जर्वर हो, यानी ऑब्जर्व करने वाला जो है वो अलग अलग व्यक्ति हो। तो वैसे कंडीशन में वो दोनों ही कंडीशन में हो सकता है। यानी कहने का मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट में तब कहेंगे जब वह समय के साथ इस ऑब्जर्वर के समय और ऑब्जर्वर को लेकर वो उसका बदलता नहीं है, स्थान नहीं बदलता, यानी कि उसका पोजीशन चेंज नहीं होता, तो हम लोग कहेंगे कि वो बड़ी रेस्ट है। कहने का मतलब कोई पेड़ है, अगर उसको हम बार बार देख रहे हैं तो वो एक ही जगह पर स्थिर है, फिर वो किसी भी टाइम में अगर कोई व्यक्ति देखता है तो उसको चेंज नहीं देखा जाता है। तो ऐसे कंडीशन में कहेंगे कि वो बड़ी जो है वो क्या है, रेस्ट में है। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गया रेस्ट। यानी कहने का मतलब है अगर हम ये देख रहे हैं कि ये बॉडी यहां पर है तो यहीं पर है, कल भी यही था, आज भी यही है, और जब तक कि अगर कोई इसको उठाकर कहीं और न ले जाए तो ये इसका पोजीशन चेंज नहीं होगा। तो यानी कहने का मतलब है कि हम कह सकते हैं कि ये बॉडी जो है वो रेस्ट में है। तो स्टूडेंट्स उसके बाद हम लोग देखते हैं मोशन। मोशन क्या है, यानी कहने का मतलब है ये चैप्टर ही मोशन है। तो स्टूडेंट्स रेस्ट हम जान लिए तो मोशन भी जाने कि कहने का मतलब सेम यही होगा, ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज विथ टाइम विथ रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर। यानी कहने का मतलब है ए बॉडी इज सेड टू बी, ए बॉडी इज सेड टू बी in motion a body is said to be in motion when its position changes with time with respect to an observer, with respect to an observer। तो स्टूडेंट्स कहने का मतलब है कि तभी हम उसको मोशन में कहेंगे जब कोई देखने वाला यह देखे कि समय के साथ जो इसका जो है वह स्थान परिवर्तन हो गया। कहने का मतलब वह अभी यहां था, कुछ समय के बाद वह दूसरी जगह देखा जाता है। इसका मतलब है समय के साथ वह ऑब्जर्वर उसको ऑब्जर्व कर रहा है कि अभी अभी मैंने देखा कि ये अभी यहां पर खड़ा है, उसके बाद देखते हैं कि वह दूसरी जगह जाकर उसका स्थान परिवर्तन हो गया। इसका मतलब है कि वह जो बॉडी है यानी वो ऑब्जेक्ट जो है वह क्या है, मोशन में है। तो स्टूडेंट्स रेस्ट और मोशन समझने के बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे इसमें कि स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है। कुछ क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे, पहले इसके बारे में हम जानेंगे। कुछ क्वांटिटी जो फिजिकल क्वांटिटीज हमारा है उस फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हम पढ़ते हैं उसमें से कुछ स्केलर्स होता है, कुछ वेक्टर्स होता है। तो कैसे हम उस फिजिकल टर्म को या फिजिकल जो ऑब्जेक्ट हमारा होता है फिजिकल टर्म्स, उसमें किसको हम स्केलर कहेंगे और किसको हम वेक्टर्स कहेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम जानेंगे कि यह क्या है केडी टर्म्स में कि रेस्ट के बाद मोशन के बाद हम जानते हैं कि स्केलर्स क्या होता है या स्केलर क्वांटिटीज कहें आप, स्केलर क्वांटिटीज।
यानी स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटीज में क्या होता है? स्केलर क्वांटिटीज किसको कहेंगे हम, या सिंपली हम इसको स्केलर्स भी कहते हैं, जिसको आप हिंदी में अदिश राशियां कहते हैं इसको। यानी कहने का मतलब स्केलर मतलब अदिश होता है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हिंदी इसका हम जानते हैं ना, तो इससे स्पष्ट दिखता है और दिश, यानी इसमें दिशा नहीं है। और वेक्टर्स मतलब सदिश, इसको क्या कहते हैं? अदिश राशियां। तो स्टूडेंट्स, स्केलर क्वांटिटीज का मतलब हो गया अदिश राशियां, यानी ऐसी राशियां, ऐसे क्वांटिटीज जिसमें कि क्या होता है? केवल मैग्नीट्यूड होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है। तो ऐसे क्या हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो स्टूडेंट्स, स्केलर क्वांटिटीज को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, दोज क्वांटिटीज या फिजिकल क्वांटिटीज, ऐसे भी कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव, क्या कहेंगे? या आप कह सकते हैं दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली, केवल उसमें मैग्नीट्यूड होता है। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग क्या कहेंगे? स्केलर क्वांटिटी कहेंगे, स्केलर क्वांटिटीज कहेंगे। तो स्टूडेंट्स, क्या लिखेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज या दोज क्वांटिटीज, जैसे आप लिखना चाहें लिखें, फिजिकल क्वांटिटीज, क्वांटिटीज which have magnitude फ्रेंड्स, एक चीज है कि आप जब इस क्वांटिटीज के बारे में पढ़ते हैं तो वहां यह वर्ड यूज होता है मैग्नीट्यूड। अब स्टूडेंट्स, आप अगर अच्छे तरह से जाने कि आखिर ये मैग्नीट्यूड होता क्या है, किस चीज को हम मैग्नीट्यूड कहेंगे। होता क्या है कि बहुत स्टूडेंट्स इस वर्ड का यूज तो कर लेते हैं, लेकिन इसके बारे में जानते नहीं कि आखिर ये है क्या। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो हम लोग क्या कहते हैं, किसी भी चीज को नापते हैं तो क्या होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं? एक नंबर लगाते हैं, दैट इज द मैग्नीट्यूड। जैसे कहते हैं कि 5 केजी, तो 5 जो है वो नंबर जो है वो केवल होता है, वो नंबर जो है वो उसका क्वांटिटी बताता है कि 5 केजी है, 5 वो उसका क्वांटिटीज बताता है। तो ऐसी बहुत सारी राशियां जो कि केवल राशि बता, जैसे कहने का मतलब इसका एग्जांपल अगर लिखेंगे स्केलर क्वांटिटीज का, तो इसमें आप लिख सकते हैं कि स्पीड है आपका, इसमें एग्जांपल में आपका आ जाएगा स्केलर क्वांटिटीज में मास आएगा, टाइम आएगा, मास है, टाइम है, मास है, टाइम है, स्पीड है। यानी कहने का मतलब इस तरह की जो राशियां हैं, स्पीड है कहने का मतलब क्या होता है कि इसमें केवल बता रहा है मास है 5 केजी, 5 रुपया, इस तरह से आप 5 जो है क्वांटिटीज यूज करते हैं, दैट इज अ मैग्नीट्यूड। अब उसके बाद एटीसी आप लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, वेक्टर या वेक्टर्स, इसको वेक्टर्स भी कह सकते हैं आप, या वेक्टर क्वांटिटीज भी कह सकते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज या शॉर्ट्स में आप इसको केवल ऐसे वेक्टर्स भी लिख सकते हैं कि वेक्टर्स क्या होता है। स्टूडेंट्स, ये वेक्टर्स भी यूज कर सकते हैं या वेक्टर क्वांटिटीज भी यूज कर सकते हैं। तो वेक्टर भी लिखकर आप ये इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटीज क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज, which have magnitude and direction both। यानी कहने का मतलब फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, यानी कि दोनों हो, कि जिसके पास जो है विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड द वेक्टर क्वांटिटीज। इसको हम लोग कहते हैं, जिसमें सपोज कीजिए कि हम वेलोसिटी शब्द का यूज करते हैं स्टूडेंट्स। जब हम लोग वेलोसिटी कहते हैं कि वेलोसिटी जस्ट लाइक ए स्पीड, बट वेलोसिटी हैव द डायरेक्शन टू, कहने का मतलब है कि उसमें डायरेक्शन भी होता है। जैसे कोई गाड़ियां चल रही है 50 किलोमीटर
प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो मान लीजिए 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, वो इसका स्पीड है। लेकिन अगर इसी में हम ये प्लस कर दें कि ये गाड़ी 25 या 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में पूरब की दिशा में चल रहा है, यानी इस डायरेक्शन में जा रहा है, वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, या फिर कहें कि ये साउथ डायरेक्शन में जा रहा है, जब आप उसमें डायरेक्शन इंक्लूड कर देंगे, स्पीड में जब डायरेक्शन को लगा देंगे, तो दैट विल बी द वेलोसिटी, तब उसका वो वेलोसिटी हो जाता है। और इस तरह से हम लोग कहेंगे कि ये वेलोसिटी जो है इसका एग्जाम्पल है क्या चीज का, यानी का मतलब ये वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये सारा जो क्वांटिटीज है स्टूडेंट्स, ये आपका क्या आता है, वेक्टर क्वांटिटीज में आता है। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट, और ये आपका एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं, आप इसको एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। एक्सेलरेशन भी हमारा जो है, एक्सेलरेशन भी जो है वह क्या है आपका, ईटीसी। एक्सेलरेशन भी आपका जो है वह क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा रेस्ट मोशन और उसके बाद स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में हम लोग नहीं पढ़ा। उसके बाद और एक टॉपिक के बारे में बातें हैं कि जैसे कि हम कहते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो स्टूडेंट्स आइए आज हम लास्ट पॉइंट में ये डिस्कस कर रहे हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। उसके बाद हम लोग कुछ नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज सबसे पहले यह देख लेते हैं कि लास्ट ये है हमारा आज के वीडियो में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या फर्क होता है, क्या इसमें अंतर होता है, किस चीज को हम डिस्टेंस कहेंगे और कैसे किसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। बहुत कम अंतर होता है स्टूडेंट्स इस दोनों के बीच, कहने का अर्थ है। तो आइए हमारा लास्ट टॉपिक होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का आज के वीडियो का यह लास्ट टॉपिक्स आज हम आपको डिस्कस कर रहे हैं, और वह है आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या है? तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग जानते हैं डिस्टेंस, ये टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय ए मूविंग बॉडी। इसको हम लोग क्या कहते हैं कि टोटल लेंथ ऑफ पाथ, टोटल लेंथ ऑफ पाथ covered by a moving body is called distance। तो स्टूडेंट्स कहने का अर्थ क्या हुआ, टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय ए मूविंग बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। सपोज कीजिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा ए से स्टार्ट किया चलना, तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि वह ए से बी तक मूव किया, फिर वह थोड़ा टर्न हो गया, मान लीजिए ऐसे टर्न हो जाता है, वह टर्न होकर सी पर आता है, फिर उसके बाद वह सी से मूव करके फिर वह ईस्ट की ओर चला जाता है, यानी साउथ, पहले वो यहां से ईस्ट स्टार्ट किया, ईस्ट की ओर गया, फिर वो यहां से आकर सी तक आया, सी से पहले वो अब फिर यहां पर आके जाता है, यानी का डी पोजीशन पर आ गया। तो मान लीजिए कि ये 40 किलोमीटर की दूरी तय किया, ये 10 किलोमीटर की दूरी तय किया है, और यहां पर 30 किलोमीटर की दूरी तय किया है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि सबसे पहले हम जानते हैं कि ये डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा। मान लीजिए कि फिर से यहां पर से वह डी से मूव करके फिर वो इधर आ गया है, और यह उस समय 30 या 20 किलोमीटर की दूरी तय किया, फिर यहां से वो ई से मूव करके फिर वो आ गया एफ पर, और ये दूरी जो है ये मान लीजिए 50 किलोमीटर की दूरी हो गया। तो स्टूडेंट सबसे होता क्या है कि अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि ये डिस्टेंस क्या प्राप्त, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ये क्या कवर्ड किया। इसका टोटल डिस्टेंस जैसे हो जाता है कि टोटल डिस्टेंस इसका क्या होगा। टोटल डिस्टेंस जैसे ये पहले 40 किलोमीटर गया तो 40 किलोमीटर लिखते हैं, फिर ये 10 किलोमीटर गया प्लस 10 कर देते हैं, फिर ये 30 किलोमीटर गया तो 30 किलोमीटर हम ऐड कर देते हैं, फिर यहां से या 20 किलोमीटर गया तो 20 किलोमीटर ऐड करते हैं, और उसके बाद ये 50 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो स्टूडेंट्स
ये टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट हो गया। ये मूविंग ऑब्जेक्ट जो भी यहां से मूव कर रहा था वो इसका टोटल डिस्टेंस है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर यहीं पर पूछा जाएगा कि आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है स्टूडेंट्स, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वह होता है शॉर्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स की शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, यानी शॉर्ट डिस्टेंस, इसको आप लिखेंगे शॉर्ट डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय, या शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ मूविंग बॉडी। यानी कहने का मतलब ये चलने वाली जो आपका व्हीकल्स है इसमें जो चल रहा है इसका शॉर्ट डिस्टेंस क्या हो गया। यानी कहने का मतलब आप देखेंगे स्टूडेंट्स ये जो है यहां से एफ तक की दूरी, यही इसका शॉर्ट डिस्टेंस है। कहने का मतलब है ए से वो चला था वह इसका इनिशियल पोजीशन था, और अब ये जो इसका पोजीशन है वो फाइनल पोजीशन एफ है। इसका मतलब है कि अभी ए और बीच की दूरी क्या है, और वही शॉर्ट डिस्टेंस इसका डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन अगर डिस्टेंस की बात हम करें तो टोटल लेंथ ऑफ पाथ होगा, तो ये शॉर्ट डिस्टेंस जो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका यही इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया स्टूडेंट्स। और यह डिस्प्लेसमेंट, मान लीजिए कि यह डिस्प्लेसमेंट 50 किलोमीटर का है, तो वो डिस्प्लेसमेंट इसका 50 किलोमीटर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप इन सारी टर्मों को एक बार फिर से पढ़ें, रिवाइज करें, लर्न करें और समझने का प्रयास करें, क्योंकि जब तक आप इन सारे टर्म्स को, इन सारे फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में आप नहीं जानेंगे तो आप डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड ग्राफ या फिर इसका जो आप रिलेटेड जो फॉर्मूला है इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले इसके कंसेप्ट को अच्छी तरह से पढ़ें और इसको समझने का प्रयास करें कि आखिर डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, दोनों में फर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज, यानी स्केलर्स और वेक्टर्स में डिफरेंस क्या है, कैसे आप रिकॉग्नाइज करेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है या मोशन है, हाउ कैन वी डिफरेंशिएट द ऑब्जेक्ट्स विच इज एट रेस्ट और विच इज इन मोशन। ये सारी बातें आज के वीडियो में हम लोगों ने जाना। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।